Hello students, welcome back to our channel General Studies with Anup K. वर्मा। हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज के अंदर वन लाइनर क्विज करेंगे जो कि आपके वन डे एग्जामिनेशन जैसे कि आपका एसएससी का एग्जाम होता है या फिर यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम आप दे रहे हैं या उत्तराखंड के ट्रिपल एससी का एग्जाम देते हैं या आपका हरियाणा का एग्जाम देते हैं या कोई भी एग्जाम दे रहे हैं जिस जो बेसिकली आपका ग्रुप सी एंड ग्रुप डी से संबंधित है, स्पेशली ग्रुप सी और ग्रुप डी के एग्जाम के लिए। तो उनके लिए ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं क्योंकि वहाँ पर जो पेपर का पैटर्न है वो डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो आपके स्टेट पीसीएस वगैरह में पूछे जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, कम आते हैं, बहुत कम आते हैं। तो वहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, तो उन डायरेक्ट क्वेश्चंस को हम यहाँ पर कवर करेंगे। और ये है हमारा इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर इंडियन पॉलिटी के बारे में हम बात करेंगे। इंडियन पॉलिटी का जो हम बात करेंगे यहाँ पर सेट उसका रहेगा हमारा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेट वन। बेसिकली दिस इज अ पार्ट वन इंडियन पॉलिटी का, जिसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को फॉर द वन लाइनर क्विज के फॉर्मेट में हम इसे कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ में। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे। आई थिंक मेरे को यहाँ पर कलर कौन सा ले लेना चाहिए। आई थिंक येलो विजिबल नहीं रहेगा ज़्यादा। ओके, यहाँ पर मैं कलर जो है चूज़ कर लेता हूँ। आई थिंक रेड इज बेटर ऑप्शन, और समथिंग एल्स। जस्ट अ मिनट। ब्लू। ओके, ब्लू कलर से करते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश्ड एट। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 का आया था उसके तहत सुप्रीम कोर्ट कहाँ खोली गई थी? ये खोली गई थी कलकत्ता के अंदर। कहाँ पर? कलकत्ता के अंदर, ठीक है। कलकत्ता के अंदर 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें ये पास हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट खोली जाएगी, बट ये एक्चुअली में ओपन हुई थी 1774 को, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अधिनियम भारतीयों को प्रशासन का हिस्सा बनने का हकदार बनाता है? विच एक्ट एंटाइटल्ड इंडियंस टू बी द पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन? वो एक्ट था चार्टर्ड एक्ट, दैट इज द चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1833, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, इसी साल कई एग्जाम्स में ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। विच एक्ट अलाउज लेजिस्लेटिव काउंसिल टू डिस्कस द बजट एंड आस्क क्वेश्चंस टू द एग्जीक्यूटिव? किस अधिनियम ने विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने और कार्यपालिका से सवाल पूछने की अनुमति देता है? तो वो जो एक्ट था, ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली कई एग्जाम्स में इसी साल 2022 में पूछा गया है। वो है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली याद रखना है कि बजट पर डिस्कशन करने के लिए और उस पर क्वेश्चन पूछने के लिए जो एक्ट आपका बात करता है वो है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। किस अधिनियम ने भारतीय पंजीकरण को द्वै संसदीय बना दिया? मतलब ये कह रहा है कि सिंपली कि विच एक्ट मेड इंडियन नॉट रजिस्ट्रेशन, बेसिकली यहाँ पर लेजिस्लेशन होनी चाहिए था, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। एल होगा लेजिस्लेटर बेसिकली, नॉट पंजीकरण, ठीक है। विधान परिषद के बारे में बात कर रहा है तो उसे द्वै शासनीय बना दिया गया। तो द्वै शासन मतलब जैसे अपर हाउस और लोअर हाउस होता है उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है। 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसके द्वारा इसे बनाया गया था। द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमोलगेट ऑर्डिनेंस, दैट इज ऑर्डिनेंस है, ओके, स्पेलिंग मिस्टेक काफ़ी हो गई यहाँ पे। ऑर्डिनेंस वॉज ओरिजिनली इंस्पायर्ड फ्रॉम विच एक्ट? जो अध्यादेश पारित करने का या लागू करने का जो राष्ट्रपति का अधिकार है, शक्ति है, मूल शक्ति है, वो किस अधिनियम से मिलती है? ये मिलती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, दैट इज फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उससे ये शक्तियां मिलती हैं। एज पर द कैबिनेट मिशन द इलेक्शन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द प्रोविंसेस वाज मेड ऑन द बेसिस ऑफ। तो कैबिनेट मिशन के अनुसार प्रांत से प्रतिनिधि का चुनाव किसके आधार पर किया जाता है? तो ये किया जाता है बेसिकली, इसका एक रेशियो है, इस रेशियो की बात करें तो होता है 1 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द 10 लाख ऑफ पॉपुलेशन।
मतलब एक कोई एरिया है 10 लाख ऑफ पीपल्स, ठीक है, तो मतलब एक रिप्रेजेंटेटिव आपका चुना जाएगा 10 लाख लोगों के ऊपर, ठीक है, तो ये आपका रेशियो रहता है, मतलब 10 लाख यहाँ पर है, 10 लाख यहाँ पर है, 10 लाख यहाँ पर है, तो इन 10 लाख से एक आदमी जाएगा, इन 10 लाख से एक आदमी जाएगा, इन 10 लाख से एक आदमी जाएगा, तो इस तरीके से ये रिप्रेजेंटेशन चुना जाता है। Election of members of Constituent Assembly to make the Constitution of India was done by, तो ये किसके द्वारा किया जाता है? This is done by the state legislature legislature of British province, ठीक है। What was the purpose of Constitution of Simon Commission 1927? 1927 के अंदर जो साइमन कमीशन का गठन हुआ था वो क्यों हुआ था ये पूछा गया है। तो इसका जो गठन होता है, इसका गठन किया जाता है टू रिव्यू, क्या रिव्यू करने के लिए? समीक्षा करने के लिए, रिव्यू ऑफ द जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1919 का, ठीक है, 27 से पहले 1919 का जो एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसकी समीक्षा करने के लिए इस जो कमीशन है बेसिकली साइमन कमीशन, इसको गठित किया जाता है और ये भारत आता है। इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो होते हैं सर साइमन। तो इसका विरोध भी किया जाता है बिकॉज इसके अंदर कोई भी इंडियन पर्सन नहीं इंक्लूड किया जाता है, सारे ब्रिटिशर्स इंक्लूड होते हैं। और इसी घटना के दौरान जो लाला लाजपत राय हैं उनकी जो है वो मृत्यु हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरकी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस बाय विच एक्ट? डायरकी सिस्टम जो है वो किस एक्ट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया? ये इंट्रोड्यूस किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1990, ठीक है। तो ये भी डायरकी जो द्वैध शासन की जो व्यवस्था है ये भी आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 के तहत ही लागू करी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज प्रपोज्ड बाय, तो ये प्रपोज किया गया था बेसिकली कि कॉन्स्टिट्यूशन एक संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान का मसौदा तैयार करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया? बेसिकली ये दिया गया था क्रिप्स मिशन के द्वारा, क्रिप्स मिशन, ठीक है, क्रिप्स मिशन के द्वारा ये आया था, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज ऑर्गेनाइज्ड ड्यूरिंग द प्रोविजन ऑफ, दिस इज ऑर्गेनाइज्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ कैबिनेट मिशन, दैट इज विद द कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन प्लान कब आया था? 1946 के दौरान, ठीक है। When was the first meeting of Constituent Assembly of India held? भारत की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसकी पहली बैठक कब हुई है? ये होती है 9th दिसंबर 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। तो डेट ध्यान रखनी है आपको, 9 दिसंबर 1946। अब देखिए यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक नाम इंपॉर्टेंट आ जाता है, वो होता है सर बी.एन. राव का। बी एन राव को एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर अपॉइंट किया गया था ड्यूरिंग ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब संविधान हमारा ड्राफ्ट किया जा रहा था उस टाइम पर कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के तौर पर उन्हें अपॉइंट किया गया था बी एन राव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज इलेक्टेड एज द परमानेंट चेयरपर्सन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? परमानेंट चेयरपर्सन, तो देखिए परमानेंट चेयरपर्सन की जब हम बात कर रहे हैं तो ये अपॉइंट हुए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो अपॉइंट हुए थे परमानेंट, इनसे पहले एक दिन के लिए टेम्परेरी अगर जो पूछा जाए कि टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुए थे या चेयरपर्सन, वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, एस.एन. सिन्हा, ठीक है। तो ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। When was the Constitution of India adopted? भारत का संविधान कब अडॉप्ट किया गया था? ये अडॉप्ट किया गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, कई बार क्वेश्चन आया है, 26 नवंबर 1949 को। अब देखिए 26 नवंबर 1949 को एक और डे मनाया जाता है, दिवस मनाया जाता है, उस दिवस को कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन डे। कॉन्स्टिट्यूशन डे संविधान का दिवस, संवैधानिक दिवस या संविधान दिवस, स्थापना दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है 26 नवंबर को हर साल, ठीक है। और कब से मनाया जा रहा है ये मनाया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन डे, दैट इज फ्रॉम द 2015 से कॉन्स्टिट्यूशन डे हम हर साल 26 नवंबर को मना रहे हैं। व्हाट वाज द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत का संविधान बनने में पूरी अवधि कितनी लगी थी? तो ये जो टाइम पीरियड है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, 2 years 2 साल का समय लगा, साथ में 11 महीने का समय लगा, 2 साल 11 महीने और
18 दिन, 18 डेज, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली आप 3 ईयर्स कह सकते हैं, बट एग्जैक्टली ये पूछा जाएगा एग्जाम में, तो एग्जैक्टली ये ड्यूरेशन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, नॉट रिलेशन है, दिस इज, इसको स्पेलिंग ठीक कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस बाय द पंडित जवाहरलाल नेहरू इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को आज की डेट में क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रीएम्बल, प्रस्तावना कहा जाता है, ठीक है। इसको कब लागू किया था, बेसिकली इंट्रोड्यूस किया था, यहाँ पर इंट्रोड्यूस की बात पूछी गई है, तो इंट्रोड्यूस किया गया था 13 दिसंबर को, 13th ऑफ दिसंबर को ये इंट्रोड्यूस होता है 1946 में, ठीक है। एंड फिर हम बात करें, हाउ मेनी सेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर कंडक्टेड ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड ऑफ मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब तक पूरा संविधान बन रहा था उस दौरान जो है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसकी जो मीटिंग्स हैं वो कितनी बार होती हैं, ये पूछा गया है। तो ये होती हैं आपकी, दैट इज 11 सेशन, 11 सेशन, 11 सत्र जो है, 11 बार ये मीटिंग्स आपको देखने को मिलती है, ठीक है। देखिए यहाँ पर तो ये तो इंट्रोड्यूस हो गया था, बट इंट्रोड्यूस तो 13 दिसंबर 1946 को हुआ, बट ये पास कब हो गया कि भाई ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो हमारे संविधान में ऐड किया जाएगा, तो ये पास की डेट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पास कब होता है, या फिर आप इसे कह सकते हैं इनेक्टेड कब होता है, इनेक्ट कब होता है, तो इनेक्ट होता है ये 22 जनवरी को, 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। तो दिसंबर में ये इंट्रोड्यूस होता है और लगभग 40 दिन बाद, 40-45 दिन बाद ये पास हो जाता है, ठीक है। द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ इंडियन फ्लैग वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए प्रेजेंट फॉर्म की जो बात हम कर रहे हैं, जो ट्राई कलर है भारत का, हमारा झंडे का ट्राई कलर है, ठीक है, ट्राई कलर है, इस तरीके से 3 कलर है, और यहाँ पर जो आपको ये दिखता है चक्र, ठीक है। तो इस तरीके का जो फॉर्मेट है फ्लैग का, इंडियन नेशनल फ्लैग का, ये कब अडॉप्ट किया गया है, ये पूछा गया है। तो ये जो अडॉप्ट किया गया था, दिस इज अडॉप्टेड ऑन 22 ऑफ जुलाई 1947, ठीक है। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ व्हेन वाज द नेशनल एंथम अडॉप्टेड, जनगण मन जो हमारा नेशनल एंथम है, आदमी नहीं, ये थोड़ा हिंदी ट्रांसलेशन गड़बड़ हो गया, ठीक है। मन, जनगण मन जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, नेशनल एंथम है बेसिकली, तो उसको कब अडॉप्ट किया गया था, ये अडॉप्ट किया गया था 24 ऑफ जनवरी को, 24 ऑफ जनवरी 1950 को, ठीक है। अब जब हम बात कर रहे थे ना कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेरे को एक चीज़ याद आ गई कि कॉन्स्टिट्यूशन को जो लिखा गया था वो हैंड रिटन है, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है, हैंड रिटन है। और उसे लिखा था किसने, उसे लिखा था बेसिकली, लिखा इन द सेंस नहीं, लिखा तो बाकी नहीं था, बट उसको सजाया था, जो उसकी आउटलाइनिंग है ना, जो उसकी सजावट वगैरह की थी वो करी थी प्रेम बिहारी, दैट इज वो नाम इंपॉर्टेंट है, प्रेम बिहारी नारायण नारायण रायज़ादा, ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा, इन्होंने इसे इटैलिकल स्टाइल में कैलीग्राफ किया था, उसे सजाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द अशोकन पिलर अडॉप्टेड इन द फॉर्म ऑफ नेशनल एम्बलम। जो हमारा अशोकन पिलर है, मतलब जो हमारा शेर वाला, 4 शेरों वाला जो वो है आपका राष्ट्रीय प्रतीक, तो उसके अंदर वो कब अशोकन पिलर से लिया है हमने वो चीज़, ठीक है। तो वो कब अडॉप्ट करी गई थी, ये अडॉप्ट करी गई थी, दिस इज ऑन द 26 ऑफ जनवरी 1950। देखिए सारी ऑलमोस्ट सिमिलर डेट्स पे हैं, बट कई बार कंफ्यूजन हो जाता है 24-26 में या दिसंबर में हुआ या कब हुआ, तो इन डेट्स को जरूर ध्यान से आप सुनते रहिए और याद करते रहिए बार बार, ठीक है। मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, आपको एक टेम्परेरी प्रेसिडेंट के बारे में बताया था मैंने, वहाँ पर एस एन सिन्हा का नाम दे दिया था। तो एस एन सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। तो वो कब अपॉइंट हुए थे, वो अपॉइंट हुए थे 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर 1946 को अपॉइंट हुए थे, ठीक है। और उसके बाद जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो अपॉइंट होते हैं 11 दिसंबर को, 2 दिन बाद, ठीक है। तो ये चीज़ आपको डेट भी ध्यान रखनी है। हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ, who was the chairperson of this is not एटम कमेटी, दैट इज एडहॉक कमेटी, एडहॉक, ठीक है। थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गई है इस पीडीएफ में, अगले में थोड़ा सा ध्यान रखूंगा मैं इस चीज़ का। तो एडहॉक कमेटी के चेयरपर्सन कौन थे ऑफ नेशनल फ्लैग, तो वो चेयरपर्सन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं आगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ कमिटी ऑन द फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संविधान सभा के कार्य पर समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जो अध्यक्ष थे वो थे जीवी मावलंकर। ठीक है, नाम याद रखिएगा, जीवी मावलंकर। ठीक है, अब देखिए ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और ये सब क्या कर रही है, ये बना रही है एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन बना रही है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में 6 लोगों का मुख्य रोल है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी को चेयर कौन कर रहे थे? वो कर रहे थे बी आर अम्बेडकर। ठीक है, ये कर रहे थे, इसको चेयरपर्सन थे, ये थे चेयरपर्सन। इसके साथ साथ यहाँ पर जो थे और लोग, जैसे कि एन गोपाला स्वामी अयंगर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, एन गोपाला स्वामी अयंगर, के एम मुंशी, बी एल मैत्री। बी एल मैत्री जो थे उसके बाद मतलब कुछ उनकी शायद मृत्यु हो गई थी, उसके बाद उनकी जगह आए थे एम एन रॉय। ठीक है, बी एल मैत्री और एम एन रॉय, रॉय साहब भी आए थे यहाँ पर। और इनके साथ थे अलादी कृष्ण स्वामी अयंगर, या अय्यर, सॉरी नॉट अयंगर, दैट इज अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो इनके इसके साथ और थे सैयद सदाउल्लाह और डॉक्टर पी खेतान। पी खेतान, ठीक है, तो पी खेतान का भी नाम यहाँ पर आता है। पी खेतान ने किसको रिप्लेस किया था? टीटी रामाचारी को रिप्लेस किया था। ठीक है, 2 लोगों को रिप्लेसमेंट यहाँ पर देखने को मिलता है, वो नाम इंपॉर्टेंट है। एक तो टीटी कृष्णमाचारी, जिनको रिप्लेस किया था डॉक्टर पी खेतान ने, और एक थे बीएल मैत्री। तो इन्होंने किसको रिप्लेस किया था? एनएम राव को। ठीक है, तो यहाँ पर जीवी महावलंकर जो है करेक्ट आंसर है। हु वाज द ड्राफ्टिंग कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बी आर अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूटेड? तो सॉरी, व्हेन है, नॉट हु, दैट इज व्हेन। कब ये कमेटी का गठन किया गया था? ये किया गया था 29 अगस्त 1947। देखिए 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली। ठीक है, तो उसके लगभग 14-15 दिन बाद ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई कि भैया आप काम करिए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज इलेक्टेड फ्रॉम, ये कहाँ से इलेक्ट होकर आते थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? तो ये इलेक्ट होकर आते थे बंगाल प्रेसिडेंसी से। कहाँ से? बंगाल प्रेसिडेंसी से। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लान of transfer of powers to the Indian and the provision regarding balkanization of Indian works later down under। देखिए जो ये भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित या ट्रांसफर ऑफ पावर की जब हम बात कर रहे थे, तो ये किसके कार्यकाल में या किसकी देखरेख में ये चीज हो रही थी, ये पूछा है इस सवाल में। तो ये हो रही थी माउंट बैटन के अंदर, माउंट बैटन। ठीक है, ये नाम आपको ध्यान होगा, माउंट बैटन प्लान। ठीक है, तो उसके तहत जो है सारी पावर ऑफ ट्रांसफर जो है वो इंडियंस को की जा रही थी। विच एक्ट अंडर द ब्रिटिश फॉर द फर्स्ट टाइम डिवाइडेड लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द सेंटर एंड द प्रोविंसेस। प्रोविंस मतलब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्टेट्स की। तो यहाँ पर जो एक्ट आएगा दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है वो इसके बारे में बात करता है। ठीक है, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम विच कंट्री? जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर को इंट्रोड्यूस किया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के नाम से, तो ये किस देश से आया है, कहाँ से इंस्पायर्ड है? तो ये इंस्पायर्ड है फ्रॉम द यूएस, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। अब हम बात करें अगर जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है? यहाँ से हमने बोरो किया है जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है उसको लिया है, फंडामेंटल राइट्स को लिया है, और जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमने यहीं से लिया है। एंड जो प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट है उनके इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है वो भी हमने यहीं से लिया है। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनको उनके रिमूवल का जो प्रोसेस है वो भी हमने कहीं कहाँ से लिया है? यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। फिर हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस enshrined in the Constitution of India is based on the Constitution of which of the following country? भारत के संविधान में मंदिर में संसदीय विशेषाधिकारों का आवरण किस देश से किया गया? बेसिकली पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, जो सांसद हैं आपके या एमपीज हैं, एमएलए हैं, उनको कुछ प्रिविलेजेस मिली हैं। तो वो जो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिविलेजेस है वो कहाँ से बोरो किया है, ये पूछा गया है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमने कहाँ से बोरो किया है? फ्रॉम द ब्रिटेन। क्योंकि देखिए ब्रिटेन ने ही हमारे देश पे राज किया था लगभग 200 साल। ठीक है, तो हम उनके जो पैटर्न थे उनको काफ़ी ज़्यादा हद तक जानते थे, समझते थे। तो हमने क्या किया, मोस्टली चीज़ें हमने वहीं से
चीज़ों को बोरो कर लिया, वहीं से चीज़ों को उठा लिया। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फंडामेंटल राइट्स जो है, मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार अभी हमने बात करी थी, कहाँ से लिए हैं? यूएसए से लिए हैं। और फिर यहाँ पूछा गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जो अमेंडमेंट, देखिए अमेंडमेंट की जब हम बात करते हैं तो आर्टिकल 368 के अंदर बात करी गई है अमेंडमेंट्स के बारे में। तो जो अमेंडमेंट्स है, ये जो कॉन्सेप्ट है अमेंडमेंट का, संशोधन करने वाला, तो ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है? तो दिस कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम द साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से हमने ये बोरो किया है। ठीक है, साउथ अफ्रीका। अब साउथ अफ्रीका से अमेंडमेंट तो बोरो किया ही है, साथ में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बोरो करी है हमने यहाँ से साउथ अफ्रीका से, जो राज्यसभा है आपका अपर हाउस, ठीक है, राज्यसभा का जो इलेक्शन प्रोसीजर है, ठीक है, तो वो जो प्रोसीजर है वो भी हमने कहाँ से लिया है? साउथ अफ्रीका से ही लिया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोविजन ऑफ इमरजेंसी, जो इमरजेंसी है, जो इमरजेंसी प्रोविजन है वो कहाँ से हमने अडॉप्ट किया है? ये हमने इमरजेंसी वाला जो प्रोविजन है फ्रॉम द जर्मनी। कहाँ से लिया है? जर्मनी से हमने ये बोरो किया है। जब हम बात कर रहे हैं जर्मनी की, तो जर्मनी से हमने ट्रेड एंड कॉमर्स का कॉन्सेप्ट भी लिया है, ट्रेड एंड कॉमर्स का कॉन्सेप्ट जो है, और इफेक्ट ऑफ फंडामेंटल, मतलब इमरजेंसी के दौरान जो फंडामेंटल राइट्स पर जो इफेक्ट होगा उसका प्रोविजन भी हमने यहीं से बोरो किया है। इंडियन पार्लियामेंट्री मॉडल ऑफ गवर्नेंस इज अ हाईली इंस्पायर्ड फ्रॉम विच कंट्री? देखिए ये तो आपको करेक्ट आंसर पता ही होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये हमने कहाँ से लिया है? फ्रॉम द ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन से ये चीज़ लिया है, या ब्रिटेन कह लीजिए, या ब्रिटेन में एक मॉडल कहा जाता है, कई बार मॉडल का नाम आता है ब्रिटेन्स का, ब्रिटेन्स वेस्ट मिनिस्टर्स मॉडल, वेस्ट मिनिस्टर्स मॉडल। ठीक है, तो इस नाम से भी कई बार पूछा जाता है। कैबिनेट सिस्टम जो है वो कहाँ से आता है, कहाँ, किस देश से हमने अडॉप्ट किया है, ये पूछा है। कैबिनेट सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो कैबिनेट सिस्टम भी हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से बोरो किया है। अब देखिए ब्रिटेन बहुत आ गया, तो ब्रिटेन के बारे में अगर जो जानने चाहें हम यहाँ पे, तो ब्रिटेन से हमने लॉ मेकिंग प्रोसीजर, लॉ मेकिंग प्रोसीजर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो लिया है। सिंगल सिटीजनशिप हमने बोरो करी है ब्रिटेन से। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गया आपका, कैबिनेट सिस्टम हो गया, बाई कैमरल सिस्टम, बाई कैमरल सिस्टम जो है वो भी हमने ब्रिटेन से ही बोरो किया है। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज मेंटेन्ड इन द इंडियन पॉलिटी थ्रू विच पॉलिटिकल फिलोसफी? तो ये जो है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता भारतीय राजनीति में बनाई रखी जाती है जिसके माध्यम से, किस राजनीतिक दर्शन, किस फिलोसफी के हिसाब से? तो उस फिलोसफी को कहा जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ, दैट इज डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के नाम से इसे हम जानते हैं, कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है, डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। Who was the political thinker who propound the doctrine of, देखिए जो डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है वो किस व्यक्ति ने इस कॉन्सेप्ट को, इस थ्योरी को बताया था, किस पॉलिटिकल थिंकर ने? तो वो थे आपके पॉलिटिकल थिंकर की जब हम बात करते हैं तो उनका नाम है बेसिकली, नाम ध्यान रखिएगा, दैट इज मॉन्टेस्क्यू, मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, इन्होंने इस कॉन्सेप्ट के बारे में बेसिकली कहाँ से ही इज द फ्रॉम द फ्रांस, फ्रेंच पर्सन है जिन्होंने 18वीं शताब्दी के अंदर, फ्रेंच सोशल एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर है, उन्होंने इस टाइम पर बताया था इस चीज़ के बारे में। इन इंडिया, इंडियन पॉलिटिकल इंडियन पॉलिटी एग्जीक्यूटिव इज द, एग्जीक्यूटिव इज मेड, यहाँ पर भी मिस्टेक हो गई है, दैट इज मेड रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव। एग्जीक्यूटिव जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है टू द लेजिस्लेटिव बेस्ड ऑन विच पॉलिटिकल फिलोसफी? तो ये कौन सी पॉलिटिकल फिलोसफी है जिस पर बेस्ड है कि भाई जो एग्जीक्यूटिव है, जो कार्यपालिका है, वो विधायिका के प्रति क्या होगी? उत्तरदायी होगी। तो ये जो सिस्टम था, बेसिकली कॉन्सेप्ट था, फिलोसफी, इसे कहा जाता है सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, चेक्स एंड बैलेंसेस। ठीक है, सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस कहा जाता है इस पॉलिटिकल फिलोसफी को। तो आई होप सो इस पर्टिकुलर वीडियो के जो कुछ क्वेश्चंस हमने किए हैं, आई होप सो अच्छे लगे होंगे आपको। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ज़रूर चैनल को, अगर जो आप चैनल पर नए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।